डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी सोशियोलॉजी की क्लास 11 की बुक से चैप्टर 1 के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 का टाइटल है समाजशास्त्र और समाज। पिछली क्लास में हमने ये जान लिया था कि समाजशास्त्र समाज का अंतः संबंधित समग्र के रूप में अध्ययन करता है, यानी वो समाज के जो विभिन्न अंग हैं उनको एक दूसरे के साथ संबंधित करके देखता है, जिसमें आर्थिक, राजनैतिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक संस्थाएं जो हैं वो आपस में संबंधित हैं और व्यक्ति इनसे बंधा हुआ होता है और कुछ सीमा तक वो इन्हें चेंज भी कर सकता है। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन, समूहों और समाजों का अध्ययन करता है। मानव व्यवहार यानी जो ह्यूमन बिहेवियर है, ये ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। अब समाज को तो वैसे दार्शनिक लोग भी पढ़ते आए हैं, धार्मिक विचारक भी पढ़ते आए हैं, यानी फिलोसोफर्स भी, और जो रिलीजियस टीचर्स हैं जो रिलीजन को पढ़ाते हैं वो लोग भी समाज को पढ़ते आए हैं। वो उसका प्रेक्षण यानी उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसका अध्ययन भी करते हैं। पर दर्शन और धर्म का जो मुख्य बिंदु होता है अध्ययन करने का, वो मानव के व्यवहार में क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या वांछित है और क्या अच्छा है, इस पर फोकस करता है। यानी जो मोरल वैल्यूज होती हैं उस पर आधारित मनुष्य कैसा व्यवहार कर रहा है, ये कंसर्न होता है फिलॉसफी का और धर्म का, जबकि ऐसा कंसर्न सोशियोलॉजी का नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि समाजशास्त्र का जो सरोकार है वो मानकों पर या मूल्यों पर नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि समाजशास्त्र भी जो स्टैंडर्ड्स हैं, मानक हैं और जो वैल्यूज हैं उस पे ध्यान देता है। लेकिन ये इस बात पे ध्यान नहीं देता कि क्या चीज अच्छी है, क्या चीज वांछित है, क्या होनी चाहिए, इस बात पे कोई फोकस नहीं करता, बल्कि समाजशास्त्र ये देखता है कि चीजें कैसी है, वो किस तरह से और किन तरीकों से वास्तविक समाज में प्रयोग में लाई जाती हैं। यानी ये मूल्य और ये जो मानक हैं, लोग इनका उपयोग अपने जीवन में कैसे करते हैं। अब कैसे करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, और अच्छा क्या होगा, क्या उन्हें करना चाहिए, आदि बातों पे समाजशास्त्री बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो समाज को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी के अंतर्गत आती है उनकी मेथडोलॉजी, यानी वो जिस प्रक्रिया के आधार पर काम करते हैं, जिसे कहा गया है आनुभाविक अध्ययन। यानी कि जो चीजें जैसी हो रही हैं, जो अनुभव लोगों के हैं, उनका अध्ययन समाजशास्त्र करता है। समाजशास्त्री जब समाज का अध्ययन करता है तब वह जानकारी इकट्ठी करने और प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन करने को उत्सुक होता है, चाहे जो चीज वो प्रेक्षित कर रहा है वो उसकी पसंद की है या उसकी पसंद की नहीं है। यानी उसकी पसंद नापसंद का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। उसको लगता है कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जिस चीज को जैसा होते हुए देख रहा है उसको उसे यों का यों ही अध्ययन करना होता है, यों का यों ही उसका वर्णन करना होता है। इसी संदर्भ में पीटर बर्जर ये कहते हैं कि एक समाजशास्त्री देखा जाए तो एक मायने में एक जासूस जैसा होता है, कि जासूस के सामने जो सारी चीजें होती हैं वो उनको प्योर फॉर्म में, कि जो चीजें जैसे चल रही हैं उसी के अनुसार वो उस काम को करता है और उसका अध्ययन ऐसे ही करता है। तो उसका काम है किसी भी क्षेत्र में अधिक से अधिक शुद्ध रिपोर्ट तैयार करना, यानी उसमें अपने जो बायसेस हैं या अपनी पसंद नापसंद है उसको कोई भी जासूस अपनी रिपोर्ट में नहीं जोड़ता है। उसी तरह समाजशास्त्री भी ऐसा ही करते हैं। समाजशास्त्र आरंभिक काल से ही स्वयं को विज्ञान की तरह समझता है, यानी ये मानता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समाजशास्त्र की हम जो सोशियोलॉजी है वो एक साइंस है, सोशल साइंस है लेकिन साइंस है साथ में ना। और ऐसा वो क्यों मानता है? क्योंकि इसके अनुसार इसकी जो कार्य विधि है, जिस तरीके से ये अध्ययन करता है वो वैज्ञानिक है। अब वैज्ञानिक विधि होती क्या है? वैज्ञानिक विधि बेसिकली होती है कि जिस भी तरह के परिणामों पर
हम पहुंचते हैं वो परिणाम एविडेंस बेस्ड होते हैं। साइंस में आप हमेशा देखते हैं साइंस एविडेंस के अनुसार जो है निष्कर्ष निकालता है, और साथ ही साथ साइंस ये भी करता है कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया हो और वही एक्सपेरिमेंट बाद में मैं करूं तो दोनों के रिजल्ट सेम आने चाहिए। तो उसी सेंस में ये बात कह रहे हैं कि जिन कथनों या परिणामों पर समाजशास्त्री पहुंचता है वे साक्ष्य के आधार पर निश्चित होते हैं और उनका प्रेक्षण भी नियमों के अनुसार किया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि कोई दूसरा व्यक्ति जब उनकी जांच करे तो वो वैसे ही परिणाम पा सके। इसके ऊपर और ज़्यादा बहुत डिटेल में हम जो डिस्कशन करेंगे वो चैप्टर 5 को जब पढ़ेंगे और जब प्रोजेक्ट वर्क करेंगे तब हम बात करेंगे कि किस तरह से जो सोशियोलॉजी का मेथड है, मेथोडोलॉजी है डाटा इकट्ठा करने की, वो कैसे साइंटिफिक है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं कि क्या समाजशास्त्र और जो सामान्य बौद्धिक ज्ञान है, जो कॉमन सेंस नॉलेज लोगों को होती है समाज का हिस्सा होते हुए, उसमें दोनों में क्या संबंध है, या वो दोनों एक ही जैसी हो सकती हैं, या फिर समाजशास्त्र ये क्लेम करता है कि सामान्य बौद्धिक ज्ञान से के परे हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर अगर ऐसा हो कि सामान्य बौद्धिक ज्ञान ही सफिशेंट हो तो फिर हमें सोशियोलॉजी की ज़रूरत ही नहीं है। तो सोशियोलॉजी ये कहती है कि समाज को पढ़ने का एक अलग तरीका है जो सोशोलॉजिकल मेथड है, और सोशोलॉजिकल जो इमेजिनेशन की हमने पहले वीडियो में बात की थी। सामान्य बौद्धिक जो ज्ञान है, कॉमन सेंस जो नॉलेज है, वो बेसिकली प्रकृतिवादी या व्यक्तिवादी वर्णन पर आधारित होती है। यानी नेचुरल तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं, विश्वास करते हैं, हम उन पे कोई खास क्वेश्चन नहीं करते, या अपने आप ही सुनी सुनाई जो बातें होती हैं उन पे भी हम कई बार जो है बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट किए बिना उनको उन चीज़ों को मान लेते हैं। उदाहरण के लिए अब देखिए, जैसे गरीबी की जो व्याख्या की जाती है, प्रकृतिवादी जो एक व्याख्या है, वो व्याख्या देखिए कि एक साधारण और नेचुरल तरीके से एक व्याख्या ये हो सकती है कि लोग गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि वो काम से जी चुराते हैं। ज़्यादातर बार ये माना जाता है कि वो ऐसे समस्याग्रस्त परिवारों से आते हैं इसलिए वो लगातार गरीब रहते हैं, काम नहीं करते। परिवार का बजट बनाने में लोग अयोग्य होते हैं इसलिए जल्दी पैसा खर्च हो जाता है, गरीबी बनी रहती है, या फिर उनके अंदर बुद्धिमत्ता की कमी है। तो एक तरह से देखें तो ये जो प्रकृतिवादी विवरण है, इसमें ये विचार कहाँ से आया होगा कि जो गरीब लोग हैं वो काम से जी चुराते हैं, जबकि अगर आप ध्यान से देखें तो गरीब लोग बहुत मेहनत करते हैं। लगातार मेहनत करने के बावजूद भी उनको बहुत कम पैसा मिलता है। तो काम से जी तो गरीब नहीं चुराते हैं। सारे गरीब समस्याग्रस्त परिवारों से भी नहीं होते हैं। बुद्धिमत्ता की कमी का भी कोई कारण नहीं है। लेकिन होता क्या है कि ऐसे विचारों के उद्गम पर हम कोई सवाल नहीं उठाया जाता है। तो यानी जो आपकी कॉमन सेंस नॉलेज है वो किसी तरह का सवाल नहीं उठाती कि ऐसा क्यों है। अब आते हैं हम समाजशास्त्रीय व्याख्या पर। जब समाजशास्त्र गरीबी की व्याख्या कर रहा होगा तो वो ये बात करता है कि आज के समय में जो गरीबी का कारण है वो समाज में जो असमानता की संरचना है, यानी जो इनइक्वालिटी है। लास्ट क्लास में भी हम बात कर रहे थे कि बहुत तरह की लोगों में असमानता पाई जाती है, और वो असमानता संरचना के कारण होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि वो काम से जी चुराते हैं, बल्कि इसलिए भी हैं कि उनकी जो काम करने की जो क्षमता है, उनको जिस तरह के अवसर मिलते हैं, वो कहीं न कहीं समाज से जुड़े हुए कारणों के चलते हैं। कुछ लोग दूसरे लोगों का शोषण करते हैं और लगातार जो है उत्पादन के साधनों पर अपना अधिकार स्थापित करते रहते हैं, जिसके चलते भी असमानता की संरचना लगातार बनी रहती है। अब जैसे ये कहा गया है कि जो लोगों में कार्य की अनियमितता है, यानी जिनको परमानेंट काम नहीं होता और जिनकी मजदूरी कम होती है, वो लगातार जो है उस स्थिति को, गरीबी की स्थिति को आगे बनाए रखते हैं। इस प्रकार जो समाजशास्त्री हैं वो व्यवस्थित और प्रश्नकारी उपागम यानी सिस्टमेटिक तरीके से और क्वेश्चन उठाने वाली जो अप्रोच है वो अपनाते हैं, और वो ऐसे ही चीज़ों को नहीं मानते हैं जैसा कि प्रकृतिवादी जो व्याख्या है या जो कॉमन सेंस नॉलेज है जो हमें देती है। तो कॉमन सेंस नॉलेज से डिफरेंट है समाजशास्त्रीय जो समझ है, वो क्वेश्चन करने से आती है और वो चीज़ों को और ज़्यादा डीपर तरीके से समझने की कोशिश करती है कि उसके कारण क्या है, और उसके कारणों को कहीं ना कहीं समाज में खोजने की कोशिश करती है। अब अगला जो टाइटल है
वो है कि बौद्धिक विचार जिन्होंने समाजशास्त्र की रचना में भूमिका निभाई है। यानी जो इंटेलेक्चुअल जो जिस तरह का इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट था जिसमें समाजशास्त्र एक विषय के रूप में उभरा, उन कुछ चीज़ों को हम देख लेते हैं। ये कब स्टार्ट हुआ? 19वीं सदी के आरंभिक समाजशास्त्रियों ने समाजों का वर्गीकरण किया। समाज को पढ़ने के लिए जो है उसको क्लासिफाई किया। जैसे साइंस में क्लासिफाई होती है, कैटेगराइजेशन होता है, वैसे ही समाजशास्त्रियों में ने जो बहुत स्टार्टिंग के समाजशास्त्री थे उन्होंने समाजों का वर्गीकरण किया। और इसमें मुख्यतः जो है ऑगस्ट कॉम्टे आते हैं, कार्ल मार्क्स आते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर आते हैं। और ऑगस्ट कॉम्टे को तो समाजशास्त्र का संस्थापक भी कहा जाता है, उनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। यानी किसी विषय को बनाने वाले, जैसे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को कहा जाता है, वैसे ही फादर ऑफ सोशियोलॉजी जो है वो ऑगस्ट कॉम्टे को कहा जाता है। आधुनिक काल से पहले के समाज, अब अगर इसको देखें हम कि ये जो समाजों का वर्गीकरण है दो तरह से किया कि आधुनिक काल से पहले के जो समाज है उसमें वो शिकारी हो सकते हैं, संग्रहकर्ता हो सकते हैं, चरवाहे हो सकते हैं, कृषक हो सकते हैं, कृषक और गैर औद्योगिक सभ्यताएं, ये सारे जो है आधुनिक काल से पहले के समाज के प्रकार हैं। और आधुनिक समाज यानी मॉडर्न टाइम के जो समाज है उनमें औद्योगिकृत इंडस्ट्रियलाइज जो सोसाइटी है वो उसका एक प्रकार है। इस प्रकार हम ये भी देखते हैं कि जो डार्विन का जीववादी विकास का विचार था वो आरंभिक समाजशास्त्रीय विचारों पर दृढ़ प्रभाव डाला उसने। डार्विन का आप साइंस में पढ़ते थे, उन्होंने बताया है कि कैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, कि जो जीव सब बेहतर जीव होते हैं वही जीव बीमारियों से बचे रहते हैं और लगातार जो है वो अपनी संतति को आगे बढ़ाते हैं, जबकि ऐसे जीव जो कि फिटेस्ट नहीं है तो उनको दूसरे जानवर मार के खा जाते हैं या वो बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो एक तरह से उनका सर्वाइवल नहीं होता। इसी तरह डार्विन का जो जीव विकास का सिद्धांत है वो सोसाइटीज़ पर लगाया गया कि कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा विकसित हैं, जिनमें पोटेंशियल है और जो विकसित हुई हैं, आगे बढ़ी हैं, जबकि कुछ समाजों को ये माना गया बहुत पिछड़े हैं, अशिक्षित हैं और जो है वो कहीं न कहीं शोषित समाजों की तरफ ही रहेंगे। तो इस तरह से भी सोशियोलॉजी ने स्टार्टिंग में कुछ-कुछ उम, बातें थी जो जीव विकास के विचारों से प्रभावित थी। स्टार्टिंग में ये भी देखा गया कि समाज को एक जीवित जैववाद से तुलना की गई कि जैसे कोई एक जीव है और उसके विभिन्न अंग होते हैं और एक जीव को जो है पूरी तरह सर्वाइव करने के लिए सभी अंगों की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए कुत्ता है तो कुत्ते का मुंह भी होना चाहिए, पैर भी होने चाहिए, पूंछ भी होनी चाहिए, फंक्शनल जो भी उसकी कान, आँख, सब चीज़ें फंक्शनल होनी चाहिए। उसी तरह समाज और समाज की जो विभिन्न संस्थाएं हैं, स्कूल है, धर्म है, परिवार है, इन सब चीज़ों को माना गया कि जैसे किसी जीव के अन्य पार्ट हैं उसी तरीके से सोसाइटी भी अगर एक जीव है, जीता जागता जीव है, तो इसके जो अलग-अलग संस्थाएं हैं, इन अलग-अलग संस्थाओं को उस जीव के भागों की तरह देखा जाना चाहिए और हर एक जो भाग है वो अपने अनुसार उसके कुछ काम हैं जिनको वो पूरा करते हैं। तो बहुत स्टार्टिंग के जो इन सोशियोलॉजिस्ट को हम पढ़ेंगे आगे, तो आप ये देखेंगे कि इस तरह से जो है सोसाइटी की का जो एनालिसिस है या अध्ययन है वो किया गया स्टार्टिंग में। इंटेलेक्चुअली एक तरफ हमने ये देखा, साथ ही साथ में इनलाइटनमेंट का भी प्रभाव है। सोशियोलॉजी जो स्टार्टिंग में सोशियोलॉजी के जो भी विचार हैं, जिस तरह से अध्ययन किया गया, जिस तरह से इसका विषय वस्तु जो है आगे बढ़ी, उसमें यूरोप में जो बौद्धिक आंदोलन हुआ इनलाइटनमेंट का या ज्ञानोदय का, उसका भी प्रभाव है, जिसने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया ये बताने में कि कारण इम्पॉर्टेंट होते हैं, रीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जब तक आप चीज़ों को क्वेश्चन नहीं करते हैं, रीज़न आउट नहीं करते हैं, लॉजिक नहीं निकालते हैं, तब तक ज्ञान आगे नहीं बढ़ता है। और वो ज्ञान, अच्छा ज्ञान वही है जो रीज़न बेस्ड है। और साथ ही साथ इसमें जो इंडिविजुअल है, व्यक्तिवाद है, उसको भी आगे बढ़ाया। इसी समय में वैज्ञानिक ज्ञान बढ़ा, इसी समय में जो प्राकृतिक विज्ञान है उनकी पद्धतियों का विकास हुआ और साथ ही ये माना गया कि जो प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियां हैं वो मानवीय व्यवहार को पढ़ने का काम कर सकती हैं। इसलिए मानवीय पहलुओं का अध्ययन भी इन विज्ञान की पद्धतियों द्वारा किया जा सकता है और करना भी चाहिए। इसीलिए हम ये कह रहे हैं ना कि
सोशियोलॉजी ये कहती है कि साइंटिफिक मेथड हम अपनाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ इस इनलाइटनमेंट के टाइम से ही हमारे सामने आई है। उदाहरण के लिए इन्होंने बताया कि कैसे गरीबी जो है, अगर उसे हमें पढ़ना है तो उसको पढ़ने के लिए सामाजिक सर्वेक्षण किया जा सकता है, सर्वे किया जा सकता है, और सर्वे करने से भी ये माना जा रहा है कि मानवीय जो प्रक्रियाएं हैं वो हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं उनको, और साथ ही साथ उनको क्लासिफाई करके, क्वांटिफाई करके हम ये बता सकते हैं कि कोई भी सामाजिक जो समस्या है उसको पूर्णतया जो वैज्ञानिक तरीका है उससे उसे एनालाइज करके उसके रिजल्ट निकाले जा सकते हैं। इससे अगला जो मुद्दा है वो मुद्दा है भौतिक जो परिस्थितियां हैं उन्होंने समाज शास्त्र की रचना में क्या भूमिकाएं निभाई। इसके अंतर्गत आती है औद्योगिक क्रांति। इससे पहले हमने विचारों की बात करी है और अब विचारों के बाद जो भौतिक एनवायरनमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। तो भौतिक एनवायरनमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट जो चेंज हुआ वो चेंज हुआ औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन है उससे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आया पूंजीवाद से, कैपिटलिज्म से। अब पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद को ध्यान से देखें कि पूंजीवाद बेसिकली बात करता है बाजार विनिमय पर। बाजार विनिमय, विनिमय का क्या मतलब है? विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, एक चीज के बदले दूसरी चीज को लेना। पूंजीवाद के अंतर्गत बाजार के अंदर श्रम को बेचा जा सकता है और श्रमिक का श्रम खरीदा जा सकता है। कुछ पैसे दिए जाएं उसे और उसे वेजेस के तौर पे तो काम करने के लिए कुछ घंटे तक श्रमिक का श्रम खरीदा जा सकता है। तो इस तरह से पूंजीवाद में सारी चीजें जो है वो बाजार के अंदर विनिमय का साधन बन गई, यानी एक चीज के बदले दूसरी चीज ली जा सकती है। और इस बदले में, इस विनिमय में पैसे का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वस्तु का वस्तु के साथ नहीं। उत्पादन के जो साधन है उन पे निजी स्वामित्व आया इस समय पर ही, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी किस तरीके से एक बड़ी फैमिली की बजाय इंडिविजुअल पर आधारित हुई। उद्यमी जो लोग हैं, काम करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल था वो रोल मुनाफे का रहा। तो कोई भी काम जो किया जाता था वो मुनाफे से प्रेरित होकर काम किया जाता था। माल, सेवाएं और श्रम ये सारे बाजार में वस्तु बन गए और ये खरीदे जाने लगे और बेचे जाने लगे। यानी श्रमिक अब अपने श्रम को बाजार में बेचता है और उसके बदले उसे पैसा मिलता है। वो अपनी सेवाएं बेचता है बाजार में और उसके बदले उसे पैसा मिलता है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई और इसीलिए इंग्लैंड जो है उपनिवेशवाद का, जो कॉलोनीज बनाने का जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ वो इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया और यूरोप के कुछ अन्य देश स्टार्ट हुए जिन्होंने दूसरे देशों में अपनी कॉलोनीज बनाई। वो औद्योगिक क्रांति के कारण ही आया। इंग्लैंड की में जब औद्योगिक क्रांति आई तो उससे उसके समाज में काफी परिवर्तन आए। शहरी केंद्रों का विकास हुआ और जैसे जैसे नए शहर बसे, नई गंदी बस्तियां, फैक्ट्रियां, भीड़ भाड़ इत्यादि कई तरह के जो चेंजेस हैं वो समाज में देखने को मिले। और आपकी किताब में ये बहुत ही इलेबोरेट किया गया है। उन पेजेस पे आप पढ़िए जहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरीके से इंग्लैंड का समाज, जो परंपरागत समाज था, वो कैसे कृषि में, शिल्प में लोग लगे हुए थे, लेकिन एकदम से जो है 50-60 साल के अंतर में ही इंग्लैंड की 20% से 80% जो जनसंख्या है वो औद्योग आधारित जो काम है वो करने लग गई और उसके साथ में वो शहरी जो पॉपुलेशन है उसके अंतर्गत आने लग गई। जब औद्योगिकरण बढ़ा तो मशीनों द्वारा उत्पादन बढ़ा और इस उत्पादन ने जो परंपरागत दस्तकार हैं उनके धंधों को बर्बाद किया। और आप देखिए इंग्लैंड में जिस तरीके से मशीनों से काम हो रहा था और वहां से जो उत्पादन था वो भारत जैसी जो कॉलोनीज थी उनमें आया, तो उन्होंने भारत जैसे देशों की जो परंपरागत दस्तकार थे, जो हाथ से काम करने वाले जो लोग थे, उनके उद्योग धंधों को बर्बाद कर दिया। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद का अध्ययन किया है और पूंजीवाद के फलस्वरूप ये अध्ययन से ये चीजें सामने आई हैं कि नए तरह के समाज बने, नए तरह के सामाजिक संगठन आए और लोगों ने तेजी से घड़ी और कैलेंडर के अनुसार खुद को ढालना शुरू किया। इसके ऊपर भी पूरा एक पैराग्राफ है, आप उसको पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट उसमें पॉइंट्स बताए गए हैं। यानी कि अब जो काम करने के तरीके हैं वो तरीके घड़ी से बंध गए। इस समय पे हम लोग समय को लेकर इतना ज़्यादा
वो रहते हैं ना, पर्टिकुलर रहते हैं। वो इसी वजह से क्योंकि ये जो समय है, ये समय हमारे समय को कंट्रोल करता है, जबकि उससे पहले, पूंजीवाद से पहले के काम के तरीकों में घड़ी का इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं था। अब जैसे वोकेबलरी भी चेंज हुई कि काम जो है शिफ्टों में होने लग गया। पहले लोग अपने अनुसार काम करते थे, लेकिन अब लोग कैसे काम कर रहे हैं कि फैक्ट्री के अंदर मशीन जो है, मशीन तो 24 घंटे चल सकती है, तो 8 घंटे या 12 घंटे कुछ लोग काम कर रहे हैं और अगले 12 घंटे दूसरे लोग काम कर रहे हैं। तो काम की शिफ्टें होने लग गई, रात की शिफ्ट, सुबह की शिफ्ट, समय के अनुसार जो है भुगतान होने लग गया। तो इस तरह की भी जो है बहुत सारे जो चेंजेस आए, जो चेंजेस हम देखते हैं कि औद्योगिकरण के कारण आई। यानी ये भौतिक मुद्दे रहे जिन्होंने अब समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है उसमें पूंजीवाद को पढ़ा गया। पूंजीवाद ने किस तरह से समाजों पे परिवर्तन किया, इस ये भी एक बहुत बड़ा जो है अध्ययन क्षेत्र रहा है, जिसके ऊपर समाजशास्त्रियों ने काम किया है। और फिर किस तरीके से उपनिवेशवाद हुआ और उस उपनिवेशवाद ने जो कॉलोनीज हैं उनके समाज को परिवर्तित किया। इस पे हम अगली आने वाली क्लास में बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, मुद्दे समझ आए होंगे जो जिन पे बात की जा रही है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट था जिस पे और डिस्कशन होना चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।